गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। हम पढ़ रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हिटलर के बारे में पढ़ लिया था कि ये हिटलर थे जो कि डिक्टेटर थे कहाँ के, जर्मनी के। उसके बाद हमने हिटलर के बाद थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने एक बैकग्राउंड पढ़ा था जिसमें हमने हेलमुथ की कहानी को पढ़ा था। इसके बाद हमने बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था कि वेमार रिपब्लिक का कैसे बर्थ हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे कैसे ट्रीटी साइन हुई, इफ़ेक्ट ऑफ वॉर जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हुए थे, किस पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े थे। उसके बाद ये इफ़ेक्ट तक हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल कंडीशंस इन जर्मनी। जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी? देखो बच्चों, पीपल इन बर्लिन, नाउ अ कैपिटल ऑफ जर्मनी, मेड अ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। अब देखो, जो लोग बर्लिन में रहते थे जो कि जर्मनी की कैपिटल थी, वहाँ के लोग जो थे वो कैसी गवर्नमेंट चाहते थे? वो चाहते थे सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहते थे, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि सोवियत स्टाइल की हो, जैसे कि बोल्शेविक ने बनाई थी। बोल्शेविक याद है बच्चों? सोशलिज्म इन रशिया में पढ़ाया था मैंने। रशियन रिवॉल्यूशन में आपने बोल्शेविक पढ़ा था। तो बोल्शेविक ने जैसे सोवियत स्टाइल गवर्नेंस बनाई थी, वैसी ही गवर्नमेंट यहाँ के लोग जो थे, जर्मनी के लोग जो थे वो चाहते थे। और इनकी रैली को कहते थे स्पार्टिसिस लीग। स्पार्टिसिस लीग जो थे वो, इनकी जो रैली होती थी, ये लोग जो होते थे इनको स्पार्टिसिस लीग कहते थे। Those opposed to this meet in Weimar demanding democratic form of government. They form a organized called Free Crop. The Spartists found a communist party of Germany. अब वो लोग जो कि वेमार की जो डिमांड थी उसको अपोज करते थे, यानी कि उसके खिलाफ थे। वेमार की डिमांड जो थी उसको अपोज करते थे, उसके विरुद्ध थे। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा फ्री क्रॉप, ठीक है। और जो स्पार्टिसिस्ट थे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये तो थी बच्चों पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ की? जर्मनी की। देखो इस फोटो में आप देख सकते हो, इसमें देख रहे हो भीड़ भाड़ कितनी है। तो इसमें जो है मतलब वैसी पॉलिटिकल मीटिंग टाइप की चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आगे क्या है। दोज पॉलिटिकल कंडीशन अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। इन चीज़ों से जो पॉलिटिकल कंडीशन थी जर्मनी की, उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा। कैसे? देखो इसको समझते हैं। जर्मनी टुक लोन फाइटिंग फॉर वॉर एंड टू रीपे द लोन बैक इन a firm of gold. Some gold reserve were already occupied by allies. अब देखो, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था, ट्रीटी जो हुई थी, ट्रीटी में आपने पढ़ा था कि जर्मनी को जो था एलीज जो थे उन्होंने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया था इस वॉर का। तो जर्मनी जो था उसने लोन लिया था, जर्मनी टुक लोन लिया था उसने फाइट फॉर वॉर को फाइट करने के, एंड टू रिपे, और इसको रिपे करने के लिए लोन बैक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। उसने इसको रीपे करने के लिए क्या किया? गोल्ड का सहारा लिया। इसको मतलब अब उसके पास पैसा तो था नहीं, तो पैसा ना होने की वजह से उसने क्या किया? जो उसके पास गोल्ड था उस गोल्ड का सहारा लिया इस जो लोन था उसको रीपे करने के लिए। सम गोल्ड, और कुछ गोल्ड ऐसा था जो कि ऑलरेडी रिजर्व किया गया था एलीज के द्वारा। एलीज जो थे उन्होंने बहुत सारा जर्मनी का गोल्ड ऐसा था जिस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। जर्मनी रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन टू फ्रेंच आफ्टर द लॉस ऑफ वॉर। अब जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया कंपनसेशन देना फ्रांस को, लॉस्ट ऑफ वॉर। जो वॉर में उसके पास नुकसान हुआ था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई थी, तो इस कारण से
इस कारण से उसने क्या किया कि फ्रांस को पैसा देना, फ्रेंच को पैसा देने से मना कर दिया या कंपनसेशन देने से मना कर दिया। अब फ्रांस तो चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि वो एलिस ग्रुप में था। तो फ्रांस ने क्या किया, ऑक्यूपाई देयर फेमस इंडस्ट्रियल एरिया कॉल्ड रूर कोलफील्ड, जो उसका फेमस कोल एरिया था रूर कोलफील्ड, उस पे उसने कब्जा कर लिया। जर्मनी स्टार्टेड, आप देखो अब क्या हुआ, जर्मनी जो था, जर्मनी के पास गोल्ड भी नहीं रहा, जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो भी उससे छिन गया, मतलब उस पर फ्रांस ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो अब ऐसी स्थिति में जर्मनी था कि जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो इस हालत में अब वो क्या कर सकता था, देखो उसने क्या किया। जर्मनी स्टार्टेड पेपर करेंसी आफ्टर द लॉस्ट देयर कोलफील्ड, जब कोलफील्ड उसके हाथ से छिन गया या उसने उसको खो दिया, उसके बाद उसने क्या किया, पेपर करेंसी शुरू कर दिया। पेपर करेंसी यानी नोट छापने शुरू कर दिया। अब देखो बच्चों, नोट छापने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट नोट ऐसे ही नहीं छाप सकती, जैसे अब हमारे घर का कोई काम है और हम उस काम को कर लेंगे या हम नोट छाप लेंगे, ऐसे तो हर कोई अपने घर में मशीन लगा लेगा। हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में नोट छापने की मशीन लग जाएगी और जब हमारा मन करेगा तब हम मशीन से नोट छाप लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसके लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन जर्मनी ने जब देखा कि भाई उसके पास पैसे नहीं हैं, वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत सारा उसके ऊपर लोन चढ़ गया है, उसके जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वो भी ऑक्यूपाइड हो गए हैं, उसका गोल्ड चला गया है, उसका कोल फील्ड चला गया है। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने नोट छापने शुरू कर दिए, करेंसी जो थी वो छापनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, बिकॉज इट पेपर करेंसी its value of money fell and US dollar rose from 24,000 marks till इतना मार्क्स टिल दिसंबर। अब देखो क्या हुआ, उसने नोट छापने शुरू कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि उसके जो उसने नोट जब छापे तो इतने ज़्यादा छाप दिए, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में छाप दिए, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू जो थी वो गिर गई और US डॉलर की वैल्यू जो थी वो बढ़ गई। कितना बढ़ गई, 24,000 बढ़ गई। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक जो है, दिसंबर तक देखो फिगर 98,860,000 तक ये जो थी, ये करेंसी जो थी US डॉलर की वो बढ़ गई थी। यानी कि जो जर्मनी ने, देखो जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी, जर्मनी ने क्या किया, नोट छापे और नोट जब इतने ज़्यादा छाप दिए तो उससे क्या हुआ, उसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू कम हो गई, वो वैल्यू घट गई, वो वैल्यू जो थी वो वैल्यू, उसकी वैल्यू US डॉलर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। आप देखो इससे क्या क्या सिचुएशंस आई। जर्मनी कैरिड दिस पेपर करेंसी फॉर इवन बाइंग अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब देखो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, इस फोटो में देखो कि इस फोटो में, मतलब जर्मनी के इस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि जर्मनी में लोग जब एक लोफ ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड का पीस लेने के लिए जाते थे तो वो बहुत सारी करेंसी को कैरी करके ले जाते थे। अब देखो बच्चों, जैसे सपोज करो हमारे देश में कोई भी चीज़ है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे मिल रही है आपको, क्यों, क्योंकि हमारे देश की करेंसी जो है वो एक जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, सब जगह एक जैसी है। और अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, हम जो है, अब जैसे 10 रुपये का कोई बिस्किट है, हम बिस्किट लेने जा रहे हैं तो 10 रुपये लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत मतलब हमारे पास पैसों की डिमांड, पैसों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, वो 10 रुपये का बिस्किट जो है वो हमें 100 रुपये में मिलेगा, 1000 रुपये में मिलेगा। और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा तो उसकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हमें एक पैकेट का बिस्किट लेने के लिए जाने के लिए हमें एक थैला भर के पैसा ले जाना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन आप जर्मनी में हो गई थी कि एक ब्रेड को लेने के लिए लोग जो है वो थैला भर के पैसा जो है वो लेके जाते थे। द प्राइस ऑफ द थिंग्स इंक्रीज एंड ड्यू टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ देयर करेंसी दिस क्राइसिस इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखो क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने इसमें दिखाया आपको कि इसमें देखो एक ब्रेड लेने के लिए
ब्रेड जो ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके लिए थैला भर के पैसा दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो प्राइजेस थे, जो थिंग्स के प्राइजेस थे, जो सामान के प्राइजेस थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। किस वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। करेंसी की वैल्यू जो थी वो कम हो गई, करेंसी की वैल्यू लॉस हो गई, जिसके कारण सामान के प्राइजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और इसी क्राइसिस को कहा गया हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। विच प्राइजेस राइज फिनोमिनली हाई, जिसमें क्या होता है, जो पैसा होता है, जो उसकी जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। देखो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईयर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया, पॉलिटिकल सिचुएशन पढ़ ली, इकोनॉमिक सिचुएशन पढ़ ली, और जर्मनी की हालत कितनी बुरी हो गई है ये सब हमने देख लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, जो यूएसए था, यूएस जो था उसने जर्मनी को लोन देना शुरू कर दिया था। यूएसए ने सोचा जर्मनी की हालत बहुत बुरी है, यूएसए तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है और बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा बहुत लोन दे दिया जाए, उसकी हेल्प कर दी जाए। तो यूएसए ने जो था वो उसकी हेल्प कर दी जर्मनी की। अब देखो ईयर ऑफ डिप्रेशन में हम क्या पढ़ते हैं। ईयर ऑफ डिप्रेशन में देखो बच्चों क्या हुआ था, 1924 वर स्टेबल ईयर। ठीक है, स्टेबल ईयर थे 24 से 28 तक। जर्मन गॉट शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, जर्मन ने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया था, किससे? यूएसए से। अब क्या हुआ था, अब देखो अब कहानी थोड़ा सा एक मोड़ लेती है, यूएसए की तरफ जाती है। यूएसए में क्या हुआ था, 1929 में द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज क्रैश्ड। ठीक है, देखो क्या हुआ था, यूएसए में 1929 में जो वहाँ की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बच्चों होती है जो वो होती है ना, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होता है, जैसे कि हमारे देश का है मुंबई में, जहाँ पे ये होता है स्टॉक वगैरह जो होता है, वो चीज़ वहाँ की जो यूएसए की थी स्टॉक एक्सचेंज, वो सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है यूएसए में, जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट। तो वो जो है वो क्रैश हो गई थी, यानी कि वो ख़त्म हो गई थी। क्यों ख़त्म हो रही थी? क्योंकि जैसे जर्मनी में देख रहे थे आप लोग, जर्मनी की हालत ऐसी हो गई थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो इस वजह से इन सब का असर जो है वो कहाँ पड़ा था? स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ा था। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1929 में यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया था। अब क्या हुआ था, पीपल स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स। लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। लोगों के जो शेयर्स थे, लोगों के पास जो पैसा था, लोगों के पास जिस चीज़ के भी शेयर्स थे, वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। दिस वॉज स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और यहाँ से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। अब देखो क्या हुआ था, इन 29 से 32 तक नेशनल इनकम ऑफ यूएस फेल बाय हाफ। जो यूएसए की नेशनल इनकम थी वो करीब करीब आधी हो गई थी, हाफ हो गई थी। फैक्ट्रीज वर शट डाउन, फैक्ट्रीज जो थे वो बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया था। स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने से बच्चों उसका असर जो था यूएसए पे बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा पड़ा था। तो उसमें क्या हुआ था, फैक्ट्रीज जो थी वो बंद हो गई थी। एक्सपोर्ट फेल डाउन, एक्सपोर्ट जो था, सामान जो एक्सपोर्ट होता था वो भी बहुत, उस पर भी असर पड़ा था इसका, वो भी फेल हो गया था। मैनी इन्वेस्टर्स विड्रॉ देयर मनी बैक। जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने पैसा लगाया था, वो अपना पैसा जो था वो अब वापस मांग रहे थे। इन जर्मनी, आप देखो इसमें क्या देखते हैं, इन जर्मनी 1932 इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन रिड्यूस टू 40%। अब इसका असर जो है जर्मनी में भी पड़ा। जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो 32 में 40% हो गया था, रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था, 40% तक कम हो गया था। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स एंड वर पेड लेस वेजेस। जो वर्कर्स थे उनके पास या तो जॉब नहीं था, या फिर जॉब था तो उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। मैनी पीपल इन जर्मन वर सीन ऑन स्ट्रीट। बहुत सारे लोग जो थे जर्मनी के, वो कहाँ दिखते थे, वो स्ट्रीट पे दिखते थे, रोड पे आ गए थे, सड़क पे आ गए थे। विलिंग टू डू एनी वर्क,
कोई भी वर्क ढूंढने के लिए तैयार थे या कोई भी वर्क करने के लिए तैयार थे। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेइंग कार्ड, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था यानी कि जो अनएम्प्लॉयड थे या जिनके पास एम्प्लॉय नहीं था, वो क्या करते थे, वो कार्ड खेलते थे स्ट्रीट के कॉर्नर्स में बैठ के। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को, तो यहाँ पे वो लोग स्ट्रीट के कॉर्नर्स में बैठ करके वो कार्ड्स खेलते थे। यूथ गॉट इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए उनके पास पैसे की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही जर्मनी में हो रहा था। जर्मनी के लोगों के पास रोज़गार नहीं था, पैसे नहीं थे, क्योंकि जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी वो रिड्यूस हो गई थी 40% तक, जिसके कारण लोग जो थे वो जॉबलेस हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में लोग जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना उनका शुरू हो गया था। जर्मन पीपल वर लिविंग इन एनेक्सेड फियर, और जर्मनी के लोग जो थे वो इसी डर से जी रहे थे। सैलरीड एम्प्लॉयड थॉट देयर सेविंग्स विल डिसमिस, अब जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे, जिनको सैलरी मिलती थी, उनको लगता था कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इफ़ देयर करेंसी लॉस्ट वैल्यू, अगर करेंसी ने अपनी वैल्यू को ख़त्म कर दिया। अब देखो वहाँ तो पैसा छपना शुरू हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू जो थी वो कम हो गई थी। तो कम जब हो गई, धीरे धीरे वो वैल्यू इतनी कम हो गई कि लोगों के अंदर डर बैठ गया कि उनकी जो सेविंग्स थी, अगर करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई या लॉस्ट हो गई, उसने अपनी वैल्यू को ख़त्म कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी सेविंग्स जो थी वो डिसमिस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। दिस स्टार्ट ऑफ एनेक्सी बाय सैलरीड एम्प्लॉयड इज कॉल्ड प्रोलेटेराइजेशन, इन विच सैलरीड एम्प्लॉयड कंसिडर देम सैलरीड अनएम्प्लॉयड। ये जो डर था, ये जो भय था, या ये जो सिचुएशन थी, इसको प्लोरिटेराइजेशन कहते हैं, प्लोरिटेराइजेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनको सैलरीड अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जिनको पैसा तो मिल रहा है लेकिन उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इनको सैलरीड एम्प्लॉयड जो होते हैं उनको सैलरीड अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जाता है। तो ये जो लोगों के अंदर डर था, ये जो लोगों के अंदर फीलिंग थी, ये फीलिंग जो थी ये बहुत खतरनाक रूप ले रही थी। आगे देखो, आगे क्या हुआ था। अभी जर्मनी में बहुत कुछ बच्चों होना बचा हुआ है। क्या हुआ था देखो, एग्रीकल्चर प्राइसेस ऑल्सो फेल डाउन। ठीक है, अब भाई इसका तो असर एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी वो भी बहुत फेल हो गई थी। वुमेन वर नॉट एबल टू द स्टमक ऑफ देयर चिल्ड्रन, फुल द स्टमक ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब जो वुमेन्स थी, देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी वो भी फेल डाउन हो गई, और वुमेन जो थी, वुमेन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने घर को चला सके और अपने बच्चों का पेट भर सकें। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है वो फेल डाउन हो गई थी। पीपल ऑफ जर्मन वर नॉट सेटिस्फाइड with democratic parliamentary system, this gave rise to dictatorship। लोग जो थे वहाँ के, वो लोग इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से खुश नहीं थे, क्योंकि देखो बच्चों, आम जनता जो गवर्नमेंट है वो किसी की भी हो, लेकिन आम जनता को क्या चाहिए, उनको इतने पैसे उनके पास हों कि वो अपने घर परिवार को चला सके, उनके पास रोज़गार हो और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो। तो कहीं ना कहीं जर्मनी की जो सरकार थी वो इसके लिए असफल थी, इस टाइप का वो काम नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए लोग जो थे वो वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से खुश नहीं थे, और इसी वजह से राइज टू डिक्टेटरशिप, और यहीं से जो है वो डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई थी। मैनी कोलिशन ग्रुप्स वर फॉर्म, बहुत सारे कोलिशन ग्रुप्स जो है वो बनाए गए। आर्टिकल 49 वॉज पास्ड, 49 आर्टिकल पास किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट द पावर ऑफ द टू इम्पोज द इमरजेंसी, जिसके तहत प्रेसिडेंट जो था उसके पास पावर होती है कि वो इमरजेंसी को लगा सके, सस्पेंड सिविल राइट को सस्पेंड कर सके, ख़त्म कर सके। बिकॉज ऑफ दिस पासिंग आर्टिकल 20 डिफरेंट कैबिनेट वर फॉर्म्ड इन 239 डेज। और जो आर्टिकल 20 था, आर्टिकल 20 के तहत आर्टिकल 20 पास होने के बाद क्या हुआ था कि जो कैबिनेट थी, कैबिनेट को 239 डेज दिए गए थे कि वो अपने 239 डेज में वो अपनी कैबिनेट बना ले और अपने मंत्रीज को बना ले।
तो ये हुआ था। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से यहाँ तक आपने जर्मनी की कंडीशन पढ़ी, जो जर्मनी की कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक हम छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो डिक्टेटर था उसका हमने जर्मनी की शुरुआत हमने की थी एक स्टोरी से, जिसमें हेलमुथ की स्टोरी थी। उसके बाद हमने बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक हमने पढ़ा कि कैसे वीएमआर रिपब्लिक का बर्थ हुआ था। उसके बाद हमने वॉर के इफ़ेक्ट पढ़े थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पढ़े थे। इफ़ेक्ट में हमने पॉलिटिकल कंडीशंस पढ़ी थी कि उस समय जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशन क्या हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उसके बाद हमने ईयर ऑफ डिप्रेशन भी पढ़ा था कि ईयर ऑफ डिप्रेशन में क्या क्या हुआ था। यूएसए ने उसको पहले लोन देना शुरू कर दिया था, फिर उसने अपना लोन जो है वो उससे वापस मांगना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने जर्मनी की कंडीशंस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की स्थिति क्या थी ये सब हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद यहाँ से शुरू होती है जर्मनी की कहानी एज अ डिक्टेटर गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। और यहाँ से वो शुरू होता है, यहाँ से ये आते हैं जिनका हमने शुरू में बात की थी, राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का उदय होता है और हिटलर जो है वो सामने आते हैं। ये हम पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।